नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। आज का हमारा टॉपिक है, यदि आपके घुटनों में दर्द होता है। ये भी किसी ने प्रश्न किया था YouTube के हमारे किसी वीडियो के नीचे कि सर आप घुटनों में जो दर्द होती है उसके विषय में भी आप एक्सप्लेन कीजिए अपने वीडियो में, आयुर्वेदिक प्रोसेस से कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो आज हम इसके विषय में आयुर्वेद क्या बोलता है और आज के समय में, क्योंकि आयुर्वेद तो एक प्राचीन ग्रंथ है और वहां तो बहुत पुराने सिद्धांत होंगे, पुरानी बातें विचार होंगे, तो आज के समय में जो लोगों को घुटने में दर्द हो रहा है उसको हम कैसे उसको डिवाइड करें, कैसे हम उसको देखें, अलग अलग कफ पित्त और वायु आदि दोषों को कैसे उसमें हम अलग अलग करके रखें और उसके बाद कैसे उन कफ पित्त और वायु अलग अलग दोषों के कारण से होने वाली घुटनों के जो दर्द है उसमें कैसे हमने हमारी जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, क्योंकि दोस्तों लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही एक ऐसी प्रोसेस है जहां से आप किसी भी प्रकार के रोगों से आप लड़ सकते हैं। सिर्फ दवाई खाने से कभी भी कोई भी रोग समूल यानी कि निर्मूल या जड़ से वो ठीक नहीं होता। तो आज का हमारा यह सेशन या वीडियो सिर्फ इसी के ऊपर रहेगा। एक दूसरे भाई साहब ने सवाल किया था कि सर आप ज्योतिष के ऊपर भी वीडियो बनाइए, तो मैं आपको बताऊं कि यह हमारा चैनल बना तो वैसे ज्योतिष के लिए ही था, लेकिन बाद में कुछ वीडियो मैंने आयुर्वेद का भी डाला तो लोगों ने इसको पसंद किया, तो लगे हाँ तो इसी में आगे बढ़ता गया। आपके पसंद को देख करके मैं भी बस उधर ही बह गया और ये चैनल ही पूरा आपके लिए हो गया। और एक भाई साहब ने ये भी पूछा कि सर कुंडली मिलान के विषय में आप थोड़ा सा कहिए, कुंडली मिलान करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, इसकी कितनी सत्यता है। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, आज से सैकड़ों वर्ष पहले लोग जन्म कुंडली का मिलान नहीं करते थे, उस वक्त गुड़ मिलान करते थे। इसके कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा जरूरी है। मैं थोड़ा सा अपने जो वीडियो है घुटनों में दर्द की कैसे प्रोसेस हो, क्या ट्रीटमेंट है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा करके, ताकि वो भाई साहब का जो सवाल है उसके जवाब को देख करके मैं आपके इस टॉपिक में आता हूं। तो देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर कोई लड़का और लड़की और उसके फैमिली एक आपस से बहुत दूर है, यानी सोशल साइड से रिश्ता आ रहा है या किसी अननोन पर्सन ने आपको रिश्ता दिखाया है, लड़का के फैमिली लड़की के फैमिली को बिल्कुल भी नहीं जानते, वहां पर कुंडली मिलान बहुत जरूरी है, बट वहां गुण मिलान की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों को हम एक जगह रख करके देखते, बट इतनी आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसे अवस्था है जहां लड़का और लड़की वाले एक दूसरे को नहीं जानते, तो वहां कुंडली में नवग्रह और भावों के माध्यम से यह देखने का हमें प्रयास करनी चाहिए कि सूर्य कहां बैठा है, किस पोजीशन में है। तो सूर्य उस आदमी के जो है आत्मा की कैसी स्थिति है, उसके शरीर की जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसा है, शरीर का ढांचा कैसा है, उसके पिता और पिता के आगे के कुल खानदान की कैसी स्थिति है, चंद्रमा से उसके मन, उसके बुद्धि और विचारों की कैसी स्थिति है, ये सारी चीजें हम वहां से एनालाइज करते हैं। मगर एक ही गांव में रिश्ता हो रहा है या अफेयर हो रहा है, लव मैरिज होने वाला है, या कुछ ऐसी स्थिति जहां पर लड़के वाले लड़की को जानते, लड़की की फैमिली एक आपस को अच्छी तरह से जानते, तो वहां दोस्तों कुंडली मिलान की इतनी आवश्यकता नहीं होती, वहां सिर्फ गुण मिलान की जरूरत होती है। तो जहां रिश्तों के एक आपस लोगों को नहीं पता कि इनकी बैकग्राउंड क्या है, तो वहां गुण मिलान नहीं करना, वहां कुंडली मिलान करना है। जहां एक आपस में जानते हैं, एक दूसरे के जो नेचर है उसको जानते हैं, एक दूसरे की जितने भी जो विशेषताएं हैं, पारिवारिक बैकग्राउंड को पता है एक दूसरे को, तो वहां कुंडली मिलान की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे मांगलिक हो चाहे नॉन मांगलिक हो, कुछ भी हो, वहां पर सिर्फ अपने गुण मिलान को देखना है। ऐसा हमारे गुरुजी कहा करते थे, अक्सर मैं भी ऐसा ही करता हूं और मैंने जितने भी कुंडली मिलान किया है अभी तक रिश्ते खराब नहीं हुए। वैसे भी रिश्ते बनना ऊपर वाले के हाथ में है। अगर हम कहते हैं ना कि ऊपर वाले की कृपा से रिश्ता बनता है, तो नीचे हमने चाहे जितना मुझे राहु के तो देखते रहो, वहां कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह के सोच मैं रखता हूं। हाँ, शायद मैं गलत हूं, बट मुझे ऐसा लगता है और मैं इसी तरह से अपना काम करता हूं। जो लोग मेरे विचारों से सहमत रखते वो मुझे कुंडली दिखाने के लिए आते हैं। तो चलिए जरा अब हम घुटने में दर्द अगर किसी को होता है तो उसको एक बहुत आसान तरीका से कैसे समझे, तो इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे शरीर में ना धातु क्षय जन्य व्याधि, यानी जो वायु है ना, वायु के बढ़ने से या वायु के घटने से इस तरह की समस्या होता है शरीर में। ठीक है, तो
अब हमें सबसे पहले तो ये देखना है, जरा ध्यान से सुनना, ऊपर से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाते हुए आता हूँ। यदि आपके परिवार में किसी को घुटने में कोई पीड़ा है, दर्द होती है, चुभन होती है आदि ऐसा कुछ है, तो इस वीडियो को इन बातों को ध्यान से सुनिएगा और इसी हिसाब से ट्रीटमेंट लीजिए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। देखो एक चीज ध्यान देना, आयुर्वेद को पहले समझो। शरीर की जो गति है, अंदर बहने वाली ब्लड और सर्कुलेशन, जो जितनी भी जो चीजें हैं उसको समझ लो, उसके बाद उसके इलाज के लिए आप चले जाओ। बेशक बशर्ते आप खुद मत करो, लेकिन किसी वैद्य के पास जाओगे, अब आप पकड़ लोगे कि भैया ये आदमी सही कर रहा है कि नहीं, क्योंकि आपने विशेषताओं को समझा। देखो जो वायु है इसमें रुक्ष गुण है, शीत गुण है, इसमें लघु है, इसमें चल है, इसमें सूक्ष्म है, इस सूक्ष्म गुण है, इसमें खर है और इसमें विशद है। ऐसे यह जो विशेष गुण वायु का है। सबसे पहले ये ध्यान देना, अगर आपके शरीर, आपके घुटनों में दर्द होता है तो इनमें से कौन सा गुण वाला व्यवहार को आपने अधिक किया है या उन भोजनों का आपने अधिक सेवन किया है, ये ध्यान देना। ये बहुत समझने वाली बात है, क्योंकि शरीर में व्याधि कहीं बाहर से नहीं आता, कोई टोना टोटका करके थोड़ी डालता है। व्याधि तो आपने कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसे भोजन का सेवन किया जो कोई एक खास गुण वाला था और निरंतर करते रहे, वो गुण बढ़ गया और पहले से आपका शरीर उसी दोष प्राधान्यता से चल रहा था। मान लीजिए कि आपका शरीर में, आपके शरीर में वायु बढ़ा है और वायु बढ़ने के पीछे का कारण चल गुण प्रधान था। अब ये चल गुण कैसे बढ़ता है? जब आप ज्यादा यात्रा करते रहते हो, रात में नहीं सोना, है ना, ज्यादा यात्रा करना, सफर आदि करना, जहां से मन में विकृति उत्पन्न हो जाए, है ना, जैसे किसी स्त्री को देख करके हाव भाव कटाक्ष से बहुत ज्यादा ये सारी चीजें होता रहता है, कल्पनाओं में आप खोए रहते हैं, मतलब जहां मन की गति वैसी होती है, जहां पर कोई गति वाले किसी चीज के साथ संपर्क में आप ज्यादा रहते हो, तो वहां आपका शरीर में चल गुण बढ़ जाता है और इस चल, वायु के चल गुण वाला विशेषता से आपका शरीर प्रभावित होता है, हो रहा होता है पहले से। अब ऐसे में चूंकि आपके वायु बढ़ा था, किससे? लघुता से नहीं, खरता से नहीं, विशदता से नहीं, कुछ नहीं, एक चल गुण के वजह से बढ़ रहा था। ध्यान से सुनना, कहते हैं ना भाई वायु बढ़ा है, लेकिन रुक्ष, शीत, लघु, खर, विशद आदि, चल आदि, इनमें से किसी एक, दो या कितने इन वायु के गुणों में से किन गुणों की अधिक अभ्यास से ऐसा हुआ? जैसे कोई आदमी बहुत ज्यादा कुछ ऐसा भोजन करता है जिसमें ड्राइनेस ज्यादा है, जिसमें रुक्षता बहुत ज्यादा है, जिसमें रुक्षता ज्यादा है, ऐसा भोजन अगर वो निरंतर करता है तो उसके शरीर में रुक्षता बढ़ेगा। तो वायु का जो ये रुक्षता है, जैसे आप देखते होंगे उसके स्किन में एक तरह का जो रुक्षता, सूखा हुआ सा ना, स्किन पूरा सूख जाता है, ऊपर के स्किन फूट जाता है, दरारें पड़ने लगते, तो यहाँ रुक्षता और खरता बढ़ता है। तो आपने कुछ व्यवहार ऐसा किया या कुछ ऐसा भोजन किया या कुछ ऐसा अधिक अभ्यास हुआ है जहां पर वायु तो बढ़ा है, लेकिन ध्यान देना यहां वायु के रुक्ष और खर ये दो ही गुण बढ़े हैं। अब इलाज क्या होनी चाहिए? पहली बात तो परहेज में कुछ ऐसा भोजन या व्यवहार या अभ्यास जिससे रुक्षता न बढ़े बल्कि उसकी रुक्षता कम हो, उसकी सेवन आपने करना है। समझ में आया? परहेज का देखो कितना बड़ा महत्व है। और उसके साथ साथ में आयुर्वेदिक दवाई भी कुछ ऐसा खाना जिससे कि वायु के इस रुक्षता को न बढ़ाए। जैसे अश्वगंधा है, अश्वगंधा वायु को कम करता है, गर्म है ना, तो लोग कहते हैं भाई अश्वगंधा खाओ तो जो वायु है वो समन होगा। लेकिन ध्यान देना, अगर आपके शरीर में रुक्षता बढ़ा है, यानी वायु के रुक्ष गुण बढ़ा है,
तो आप यहाँ अश्वगंधा का सेवन नहीं कर सकते, क्योंकि अश्वगंधा लेने के बाद शरीर में खुश्की बढ़ती, यानी कोई भी वह गर्म पदार्थ या गर्म खाना जिसमें रुक्षता है, जैसे आप ले लो मूंगफली, मूंगफली ले लो तो यह भी एक रुक्ष गुण है। तो मूंगफली खाने से भी शरीर में रुक्षता बढ़ता है, और अगर आपका शरीर पहले से ही ऑलरेडी वायु के इसी रुक्ष गुण से प्रभावित है तो मूंगफली आपको हानि करेगा। हालांकि मूंगफली और इसका तेल वायु का समन करता है, लेकिन वायु बड़ा है, उसमें रुक्ष गुण प्रदान था या रुक्षता की वजह से बड़ा है, तो यहाँ मूंगफली आपके लिए हानिकारक रहेगा, क्योंकि मूंगफली जरूर गर्म है, वायु का समन जरूर करता है, मगर वह क्या है, खुश्क है, रुक्ष है। तो चूंकि आपका वायु बड़ा है मगर रुक्ष गुण के कारण से, तो मूंगफली या अश्वगंधा आपके लिए हानिकारक रहेगा। तो इस चीज को सबसे पहले आपने समझना है। वायु, कफ या पित्त बड़ा है तो इनका जो स्वयं का जो लक्षण है उनमें से कौन सा लक्षण प्रधानता से बड़ा है। पित्त का समन करने वाला कोई भी औषधि अगर आपके पित्त बड़ा हुआ है तो ये देखना कि पित्त के जो अलग अलग जो लक्षण है उनमें से कौन सा लक्षण वाला पित्त बड़ा है। अगर वो पित्त शामक औषधि में वो गुण है तो वो आपको लंबे समय तक अगर आप लोगे तो उस दवाई में स्थित वह जो गुण आपको कष्ट देगा, क्योंकि आपका पित्त भी उसी गुण के वजह से बड़ा है। तो एक चीज आपको समझ में आ जाए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ये सबसे पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि आपके शरीर में वह जो रुक्षता है वो बड़ा है या घटा है ना। इसे हम वात दोष वृद्धि या वात क्षय जन्य व्याधि, वात वृद्धि जन्य व्याधि के करके जानते हैं। ये दूसरा हो गया। वायु के बढ़ जाने से जो समस्या है उसमें वायु का समन करने वाली दवाई लेना है, और वायु अगर क्षय होता है तो वायु को बढ़ाने वाली दवाई लेनी है। लेकिन इसमें भी ये ध्यान देना, अगर वायु क्षय हो रहा है किस कारण से हुआ है तो ये सूक्ष्म, अति सूक्ष्म विवेचन हमें यहाँ हर दोषों के लिए करना है। रोगी से पूछना है उसके अभ्यास के बारे में, पूर्व जो अभ्यास उसने निरंतर किया उसके बारे में हमें जरूर पूछना पड़ेगा, क्योंकि जिन कारणों से उसके वो दोष घटा या बढ़ा है उस दोष समन के लिए जो हम दवाई देते कहीं ऐसा ना हो उस दवाई में भी, क्योंकि एक औषधीय गुण, एक औषधि में कई सारे गुण होते हैं। अब हो सकता है कि पित्त को समन करने वाले उस दवाई में पित्त का वो खास गुण, उसी गुण के वजह से रोगी में समस्या, पहले मैंने कहा। तो यहाँ दोष वृद्धि और क्षय को हमने ध्यान देना है। पहले तो दोष का उस गुण को देखना है, और वो गुण वृद्धि से या क्षय की वजह से है तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पर औषधि का निर्माण करना है। दूसरा है, जो बड़ा हुआ वायु है क्या वह स्वतंत्र गामी है, क्या वह वायु स्वतंत्र गामी, क्या वो क्षयजन्य व्याधि है, क्या वह क्षयजन्य व्याधि है, धातु क्षयजन्य व्याधि है या मार्ग अवरोध जन्य व्याधि है। फिर से सुनिएगा, वो बड़ा हुआ दोष जो दिख रहा है, हमें सामने दिख रहा है। एक पेशेंट हमारे सामने आया, उसके सामने जो समस्या, भाई वो जो अगला बंदा कह रहा है कि भैया मेरे को तो जो है कि हार्ट अटैक हो रहा है या मेरा कुछ ऐसा हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। अब ये दर्द धातु वृद्धि या क्षयजन्य व्याधि के वजह से हो रहा है। धातु, यहाँ मैं दोष की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं दोषों की, कफ पित्त वायु की नहीं, धातु क्षय और वृद्धि से होने वाला समस्या है या मार्ग अवरोध जन्य व्याधि। मार्ग अवरोध मतलब वायु के रास्ते में, वायु जिन रास्ते से होते हुए चलता है उसको अगर कफ बीच में प्रतिबंधित कर देता है, आके दीवार बन जाता है। कई सारे मृगी के रोगियों में ये सारी चीजें देखा जाता है। जो WBC है ब्लड में, वो मेद धातु का
रस है, ध्यान से सुनना, WBC मेद धातु का, जब धातुअग्नि मेद धातु को पकाता है, उसका पाचन होता है, तो पकने के बाद जो रस निकलता है ना, जो रस निकलता है वो अगले धातु के पोषण के लिए उसने बनना है। वो निकलने वाला रस को WBC बोला जाता है, RBC, ठीक है। तो RBC का मात्रा अगर कम है, इसका मतलब है कि धातु को पचन करने वाला जो मेद धातु है ना, रस रक्त मांस मेद, जो मेद धातु है, उस मेद धातु को पकाने वाला, उसको डाइजेस्ट करने वाला जो अग्नि है वो क्या है, कमजोर है। क्योंकि जब पकेगा नहीं तो WBC RBC कम होगा, निकलेगा ही नहीं, क्योंकि पाक होगा तो रस बनेगा। तो RBC WBC और प्लेटलेट का कम होना क्या है, मेद धातु के जो अग्नि है उस अग्नि में यहाँ क्या है कि जो है मार्ग अवरोध जन्य व्याधि के करके हम वहां मिर्गी को जानते हैं, क्योंकि यह मार्ग अवरोध कफ कर रहा है उस अग्नि को। क्योंकि अग्नि जो है ना शरीर में, क्यों पहले तो सबसे पहले जो जठराग्नि है, जठराग्नि से आगे फिर धातुअग्नि की तरफ अग्नि को लेके जाने वाला कौन है, वायु है। तो वायु जब अग्नि को लेके जाता है, उस अग्नि को मेद धातु के सामने ले जाके पचन क्रिया करने के लिए जो अवरोध पैदा कर रहा है, कौन कर रहा है, कफ कर रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम तो कफ ही करता है। तो यहाँ इसके वजह से जो किसी किसी को डायबिटीज होता है, हाँ किसी किसी को डायबिटीज होता है, किसी किसी के सिर में दर्द होती है, ऐसे बहुत सारे समस्या है। जैसे रात में अचानक नींद खुल गया और मिर्गी की दौरा आ गया, या तो सिर में दर्द हो गया, ये भी इस कारण से भी होता है, बहुत सारे उसके फैक्ट होते हैं। तो ये भी एक मेद धातु में होने वाली जो प्रतिबंध है, कफ ने जहां वहां पर जो अवरोध पैदा किया, तो इसी को हम मार्ग अवरोध जन्य व्याधि के करके जानते हैं। अब इसके इलाज में आरोग्यवर्धिनी का बहुत अच्छा प्रभाव है। अगर यहाँ पर रोगी को पसीना ज्यादा आता है ऐसे स्थिति में, तो यहाँ हम चंद्र प्रभावटी का भी प्रयोग कर सकते, चंद्र प्रभावटी का। तो क्यों करना इसका, ये फिर एक लंबा एक पार्ट बन जाता है आज का मेरा वीडियो बनाने का एक ये, क्योंकि जब बोलते तो फिर कई सारे टॉपिक बीच में आ जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे, कहाँ पहुंचे हम पहुंचे मार्ग अवरोध जन्य वात व्याधि या धातु क्षय या वृद्धि जन्य वात व्याधि। तो इसको भी हमने देखना है। तो देखो यहाँ पर वायु बढ़ा, मगर किस कारण से बढ़ा, यहां तक आप पहुंच गए। अब उसके बाद फिर इलाज में हम पहुंचते हैं, ठीक है। तो अब हम जरा पहुंचेंगे और समझने का प्रयास करते हैं। घुटने में दर्द होता है तो क्यों होता है, पहले जानना चाहिए, उसके बाद फिर उसके इलाज ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। दो रोगों के आपने नाम सुने होंगे और इन्हीं रोगों की वजह से अक्सर घुटनों में दर्द होता है। पहला है संधिवात, दूसरा है आम बात। इस दोनों के कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो घुटने के दर्द आपका ठीक हो जाएगा। यदि वायु तो बड़ा है, यदि वायु है ना, धातु क्षयजन्य व्याधि हो, या यहाँ जो है वायु बढ़ा हुआ है रुक्ष आदि गुणों के कारण से, है ना, वायु बड़ा है रुक्ष आदि गुणों के कारण से, और कहीं ना कहीं धातु क्षय भी है, तो अक्सर ऐसे रोगी को संधिवात का सिम्टम्स दिखता है। समझ में आया? वायु और कफ बड़ा है, वायु और कफ बड़ा है, धातु क्षय भी यहां पर नहीं है, लेकिन कफ भी बढ़ा हुआ है, मगर मार्ग अवरोध हो रखा है कफ के बढ़ने से। कफ थोड़ा ज्यादा बढ़ा है, उस कफ ने मार्ग को अवरोध किया, वायु हो गया विचलित, उसी कफ के वजह से वायु विचलित हो गया।
और विचलित होने के बाद वो वायु फिर और है ना बढ़ गया, वायु बढ़ गया। जैसे पानी का प्रवाह है, बीच में हमने बांध लगा दिया तो पानी क्या होगा, इधर से उधर से फैलने का। हालांकि पानी की जो गति उतना ही है। तो इसे हम मार्ग अवरोध जन्य व्याधि कह करके जानते हैं। अक्सर शिरोवेदना, अक्सर शरीर के कहीं पर भी कोई भी जो दर्द है, कहीं भी स्वेलिंग है, वो सभी यही मार्ग अवरोध जन्य व्याधि के कारण से होता है। जहां तक घुटने का सवाल है, अगर आपके घुटने में चट चट करके आवाज आता है, उठते बैठते वक्त कड़कड़ करके आवाज आता है, कभी कभी चुभन जैसी महसूस होती है, हाथ लगाओ तो खर 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 करके वायु का जो खरतापन है वो स्पष्ट नजर आएगा। इसका मतलब क्या है, आपके शरीर में या आपके घुटने में कौन सा हो गया, यहां पर आम बात है या संधि बात है या निश्चित संधि बात है। इसी को संधि बात कह के जाना जाता है। आपके संधियों में वायु प्रवेश कर गया, वो वायु आपके किसी रुक्ष और खर गुण के प्राधान्यता से बड़ा हुआ था और उसी रुक्षता और उसी खरता को लेकर के वह वायु आपके घुटने के संधियों में, सिर्फ घुटना ही नहीं, कभी अब आपके हाथों में भी कड़कड़ करके आवाज आ सकता है, कान को खींचो तो भी कड़कड़ करके आवाज आ सकता है, इधर करो तो भी कड़, इधर करो तो भी कड़। तो ये सभी क्या है, ये सभी संधिवात का लक्षण है। संधिवात में हमें जो ट्रीटमेंट लेना है वो सभी ब्रह्मांड द्रव्यों के माध्यम से लेना चाहिए। अब दवाइयाँ कैसे लेना है और किस तरह से है ना लेना है वो भी मैं आपको अभी पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अभी हमने बात किया संधिवात के बारे में, जहां कड़कड़ करके आवाज आता है, जहां पर खरता है, स्पर्श करने से ऐसे करके कर 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 करके आवाज आता है। घुटनों में भी स्पर्श करो तो एकदम जो है कि वहां पर दर्द होता है, चुभन जैसा महसूस होता है। बैठ करके उठो तो कड़कड़ करे, उठ करके बैठो तो कड़कड़ करे, लैट्रिन में बैठो तो कड़कड़ करे, यानी घुटने में ग्रीस खत्म हो गया कहते हैं ना। वो ग्रीस खत्म क्यों होता है, वो ग्रीस खत्म इसीलिए होता है क्योंकि आपने रुक्ष और खर पदार्थ प्रधान कुछ भोजन का अधिक सेवन किया या कुछ ऐसा अभ्यास निरंतर हुआ है जहां से कि शरीर में ड्राइनेस ज्यादा बढ़ गया और वो ड्राइनेस के कारण से वायु बढ़ा है और वायु जो है आपके संधि में चला गया, इसके वजह से आपको संधिवात हो गया। तो यहां इलाज आपका संधिवात का होना चाहिए। बहुत सारे लोग यहां पर क्या करते हैं कि आम बात के दवाइयां ले लेते हैं और मसाज वगैरह करने का भी आम बात का करते हैं। बहुत जगह मैंने देखा है कि रेत को गर्म करके पता नहीं क्या कुछ करके वहां मसाज कर रहे होते। कुछ लोग वहां पर गर्म जो है उसको कुछ पोटली सा पता नहीं क्या कुछ करते हैं। तो यहाँ रुक्षादि स्वेद का काम नहीं है, यहाँ चाहिए लुब्रिकेशन। एक दशांग लेप का करके आता है, वो दशांग लेप भी हम लगा नहीं सकते क्योंकि वो भी चीजों को सुखाता है। तो दशांग लेप तो बोल दिया लोगों ने, यूट्यूब में देखा भाई संधिवात में दशांग लेप लगाओ, मगर दशांग लेप कहाँ लगाए, आम बात में लगाए, आम बात प्रधान संधि व्याधि में लगाए या क्या कहते संधिवात जन्य घुटने के दर्द में लगाए। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने संधिवात के बारे में जानकारी। अब बात करते आम बात के बारे में। आम यानी आपने जो भोजन किया, अग्नि के जठराग्नि की कमी होने से, कुछ धातुअग्नि की कमी होने के वजह से, कुछ पंचभूताग्नि के कमजोर होने के वजह से जो आपने भोजन किए थे, जो रस बना था, जो रक्त बना था, जो मांस बना था, जो मेद बना था, जो ये सारी चीजों की जो पकाने वाली जो अग्नि है वो कमजोर पड़ गया। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आरबीसी थोड़ा कम निकलने लग गया, तो ऐसे ही यहाँ पर धातुअग्नि की कमी से या जठराग्नि की कमी के वजह से आपके शरीर में मेद का ज्यादा निर्माण होगा और वो जो है अपक्व अवस्था का जो रस है, अभी तो यह मेद की भी बात नहीं है ना, जिसे हम जो रस है उसके अंदर कुछ कच्चा रस भी उस रस में रहता है। जब स्टमक से, जब छोटी आंत से आगे जब ये निकलता है ना, रस आगे निकलता है, तो उस रस में कुछ टॉक्सिन भी रहता है
अपक्व अवस्था का जो है अग्नि उसको सही तरीका से पका नहीं पाता, तो वहीं से फिर डायबिटीज आदि समस्याएं उत्पन्न होते हैं। तो वही फिर संधि में चले जाता है और वो जो टॉक्सिन है वहां जाकर के एक तरह का चिपचिपाहट जैसी स्थितियां वहां पैदा करता है और उसके वजह से आम बात नाम का यह समस्या उत्पन्न होता है और घुटनों में जाकर के वो चिपक जाता है, संधियों में जाकर के एकदम लिपट जाता है और उसके वजह से वहां पर क्या क्या सिम्टम्स होंगे, वहां पर आपको जकराहट जैसे कफ का लक्षण और विशेष करके यहाँ पर कुछ समय के बाद इसमें स्वेलिंग भी उत्पन्न होता है। लेकिन एक चीज देखना, ये ध्यान देना है कि अगर आपके पहले तो संधिवात था, कड़कड़ करके आवाज आता था, तो वो रुक्ष आदि गुणों की वजह से वायु बढ़ गया है। लेकिन ऐसे करते करते कुछ समय के बाद अगर वहां सूजन उत्पन्न हो जाता है, कुछ समय के बाद जहां स्वेलिंग उत्पन्न हुआ वहां समझ लो कि यह अब संधिवात से आम बात की ओर आ गया। ठीक है, तो पहले अब बहुत सारे लोग क्या भी करते हैं कि पहले संधिवात समझ करके संधिवात का जो है इलाज करते हैं, ब्राह्मण द्रव्यों के वहां पर लेपन आदि करना, ये सारी चीजें एरंड के पत्ते का उसका जो है थोड़ा सा फ्राइड करके वो एक प्रोसेस होता है, तो उससे वो करते लेपन करते बहुत अच्छा होता है। लेकिन बाद में फिर वो आम बात में परिवर्तित हो जाता है, तो स्वेलिंग होना शुरू हो जाता है। फिर वहां पर आपको रुक्ष आदि स्वेद की आवश्यकता होती है, फिर वो एरंड के पत्ते वाला वहां काम नहीं करेगा। तो इसीलिए रोगी और रोगी में जो घट रहा है, शरीर जो दिखा रहा है, उस चीज को देख करके आपने यहाँ पर प्रोसेस करना है। तो आइए जरा आम बात और संधिवात को समझते हुए इसका इलाज क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर संधिवात है तो घुटनों में हल्का सा अभ्यंग किसी तेल के माध्यम से होनी चाहिए। जो जानू धारा कराया जाता है ना, तेल का जो धार, हल्का सा गर्म तेल का घुटनों में धार देना, एक घुटने में तेल से बहुत ज्यादा मसाज करना, पत्रपिंड स्वेद बोलते हैं, मात्रा वस्ती यानी कि किसी तेल से बस्ती देना, अनुवासन वस्ती है ना, नारायण तेल, दशमूल तेल आदि से वस्ती देना या इनसे मसाज करना, ये सारी चीजें संधिवात में अच्छा काम करता है, क्योंकि वहां पर वायु के रुक्ष, अब ये भी क्यों आपको तो समझ में आ ही गया, क्योंकि वायु जो बड़ा है रुक्ष और खर इस गुण को लेकर के बड़ा है, तो जो लुब्रिकेशन है वो रुक्षता को और खरता को खत्म करता है। इसमें समझने में कोई देरी वाली तो बात ही नहीं है। तो अगर आप इस चीज को समझ लेते हो कि बड़ा किस वजह से है, तो फिर इलाज ढूंढने में भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। भाई वहां पर आम बात इसलिए बड़ा क्योंकि आम बड़ा है, यानी कफ बड़ा हुआ है, तो कफ में फिर ऑयल वगैरह, ये आपका मात्रा बस्ती वगैरह वहां काम नहीं करेगा। वहां फिर आपने जो है नीरुवस्ती आदि लेना है कुछ लेखन द्रव्यों के माध्यम से। तो ये सारी चीजें आपने लेना है। एक मैं आपको फार्मूला बताता हूं, ये हमारे एक अच्छे विद्वान जो गुरुजी है उनके द्वारा दिया हुआ, हालांकि मैंने अभी तक इस दवाई का कभी प्रयोग नहीं किया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ मिर्गी के रोगी आते हैं। दोस्तों, मैं एनालाइज करता हूं, मैं रिसर्च करता हूं, मैं पढ़ता हूं, रोज पढ़ता हूं, रोज पढ़ता हूं, रोज सुनता हूं, रोज सुनाता हूं, सिर्फ एपिलेप्सी के ऊपर। मुझे बड़ा आनंद आता है। मुझे क्यों सारी समस्या क्यों पकड़ना जी, गठिया है, कैंसर है, ये है, अगड़म बगड़म नहीं। मुझे जहां तक लगता है, हमारे गुरुजी भी कहते थे, बेटा जीवन पर्यंत आपने बस मिर्गी को देखना है और मिर्गी को समझना है। आप ठीक करते हो नहीं करते हो, ये उस रोगी की किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। भाई रोगी का किस्मत होगा ठीक हो जाएगा, किस्मत अगर अच्छा नहीं है तो ठीक नहीं होगा। मगर आपने निरंतर प्रयास करना है। जो ठीक नहीं हो रहे हैं उनको भी ठीक करने के लिए आपने अपना दिमाग लगाना है। क्योंकि ठीक ना क्यों नहीं हो रहा है, इसका एक कारण ये भी हो सकता है उस रोगी की जो स्थिति है उसे शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूं, या ये हो सकता है। तो अगर नहीं समझ पा रहा हूं तो उसको स्टडी करना है हमने, भाई क्यों हो रहा है आखिर। क्योंकि जब हमें पता चलेगा, जैसे ये देखो आम बात और संधिवात तो बिल्कुल स्पष्ट है, इसका कॉन्सेप्ट है, इसमें तो बहुत ज्यादा है ना। लेकिन एपिलेप्सी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है और एपिलेप्सी एक ऐसा रोग है कि ये समझ से बहुत दूर की चीज है। इसमें बहुत सारा, अब पेशेंट भी जो है उनको एलोपैथिक दवाई खाने की आदत होती है, आयुर्वेद के बारे में उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होता, पता नहीं होता आयुर्वेद जो ट्रीटमेंट है वो किस बेस के ऊपर काम करता है उनको पता नहीं होता। तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो जाती है उनको यह समझाना कि भाई इसमें हमें रिसर्च बहुत ज्यादा बड़े लेवल में करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें जब हम पूछते तो बहुत सारे पेशेंट तो जो है मिर्गी के वो निकल जाते, कहते हैं यार ये बहुत सारे प्रश्न करता है, पूछता रहता है, भाई आप कब जन्म हुआ, जब आपका जन्म हुआ तो उस समय जो उसकी जो
माता जो थी उसकी क्या स्थिति थी, क्या उस समय उसको कोई जॉन्डिस, मलेरिया, बुखार टाइप का कुछ था कि नहीं, मैं उस लेवल से पूछता हूँ। इवन कि शारीरिक संबंध बनाते वक्त की कैसी स्थिति थी, उनके जेनेटिक कोई प्रॉब्लम था कि नहीं था, ये सारी चीजें भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इनको भी ध्यान देना पड़ता है। जब रोगी को हमने एक बार ट्रीटमेंट दिया और देने के बावजूद भी उसको ठीक नहीं हुआ, फिर वहां हमें इस दिशा से सोचना पड़ता है कि शायद मैंने इसको सही तरीके से एनालाइज नहीं किया, या फिर दूसरा ये भी है कि भाई उसके किस्मत में हमारे दवाई ठीक ना होने वाली स्थिति थी, उसको लगानी है या कुछ जो भी है, लेकिन फिर भी हमने अपनी स्तर से एक उसको रिसर्च करने का एक प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कॉन्सेप्ट है, एक संधि बात है उसका सिम्टम्स मैंने बताया, एक आम बात है उसका सिम्टम्स मैंने बताया। तो जो संधि बात है अभी मैं आपका उसका जो है दवाई बताता हूँ। मुक्ता प्रबल पंचामृत, यह शरीर में लुब्रिकेशन पैदा करता है, ये शरीर में कैल्शियम को देता है। तो ये आपने 125 mg लेना है। महावात विध्वंस रस, बहुत सारे लोग ये आम बात में देते, महावात विध्वंस रस, ये आपने 125 mg लेना है। और बृहत वात चिंतामणि रस, ये आपने 60 mg लेना है, ठीक है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये दवाई मैंने कभी नहीं दिया किसी को, ये हमारे किसी गुरुजी ने बताया था, ये मेडिसिन संधि बात में अच्छा काम करता है करके, तो ये मैंने दे दिया। तो घुटनों में ऐसी स्थिति में खूब तेल से मसाज करना है, खूब घी खाना है आपने, तिल का तेल का ज्यादा सेवन आपने करना है। बस यूं समझ लो कि शरीर में रुक्षता बढ़ा हुआ है तो लुब्रिकेशन पैदा करने का प्रयास करना चाहिए, थोड़ा सा आराम करना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ है, शरीर में लुब्रिकेशन पैदा करने का आप प्रयास करो। तो ये जो दवाई मुक्ता प्रबल पंचामृत, महावात विध्वंस रस और बृहद वात चिंतामणि, इसको जो मैंने अभी बताया इसकी डोज, इसको आपने दिन में 2 टाइम लेना है। ये आपने किसके साथ लेना है, ये आप घी के साथ ले सकती हो, ठीक है ना। इसे आपने, क्योंकि शहद के साथ तो ले नहीं सकते, क्योंकि शहद में भी फिर वही रुक्षता गुण आ जाती है ना। शहद फिर कफ शामक होता है, तो यहाँ तो हमने कफ को बढ़ाना है, तो शहद के साथ यहाँ पर इसको हम घी के साथ ले सकते हैं, या यहाँ हम दूध के साथ भी ले सकते हैं इसको, क्योंकि दूध भी फिर इसमें प्रोटीन होता है और ये कफ को बढ़ाने वाला है, क्योंकि पहले से ये रुक्षता की वजह से, समझ में आ रहा ना, मैं इसीलिए ये समझा रहा हूँ ये सारी चीजें कि आपको समझ में आए। शहद के साथ क्यों नहीं लेना, क्योंकि शहद जब किसी दवाई को, जब वो शहद जो है ना वो कफ शामक दवाइयां है, तो कफ को सुखाएगा, यानी लुब्रिकेशन को और खत्म करेगा वो, तो ये फिर सारा उल्टा पुल्टा हो जाएगा हिसाब किताब। तो आपने इसको घी या दूध के साथ लेना है। रोगी की स्थिति को भी थोड़ा सा ध्यान देना है, अनुपान जो है रोगी के हिसाब से होता है। तो अब हमने आम बात के बारे में बात करना है। आम बात यानी जहां पर हैवी प्रोटीन के वजह से या जाठारागिनी की कमी की वजह से, यहाँ आप आरोग्य वर्धिनी का जरूर प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ सुबह और शाम, वो तो डिपेंड करता है, अनुपान जो है वो रोगी के हिसाब से ही होगा। आपने अभ्यंग कराना है घुटने में, यहाँ पर आप दशांग लेप का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, दशांग लेप, हालांकि दशांग लेप भी 4-5 प्रकार से बनाया जाता है। अलग अलग ग्रंथों में दशांग लेप बनाने की अपनी अपनी अलग अलग विधि है। उसमें भी आम बात और संधि बात को अलग अलग दशांग लेप के बारे में है, फिर वो थोड़ा लंबा कहानी हो जाता है। और दूसरा है यहाँ पर आप वालू का स्वेद, यानी कि जो रेत है उसको आपने फ्राइड किया, कपड़े में डाला, एरन के जो तेल से थोड़ा सा मसाज करके उस जगह में, और उसके बाद उस बालूका से हल्का हल्का करके आपने मसाज करना है। तो ये बालूका स्वेद, रुक्षादि स्वेद बोलते हैं। तो पहले 10 से लेकर के 15 दिन तक इस तरह से आपने अभ्यंग और रुक्षादि स्वेद करना है। और इसके बाद जो मेडिसिन है यहाँ पर, इसमें आपको सिंहनाद गुग्गल जो है ये बहुत अच्छा काम करता है, ऐसे बताया जाता है। सुबह और शाम सिंहनाद गुग्गल लेना है। अनुपान में अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये रोगी के किस वजह से आपका आम बात बढ़ा है वो भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो उस अनुपान का दोस्तों आयुर्वेद में बहुत अच्छा महत्व होता है। आयुर्वेद में दवाई से भी ज्यादा अनुपान का बहुत बड़ा महत्व होता है, और उसमें परहेज क्या होना है उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। हालांकि परहेज के नाम सुनते ही लोग भग जाते, लेकिन परहेज के कॉन्सेप्ट उनको मैंने आपको बताया कि भाई जैसे मानो कि आपका वायु बढ़ा है यहाँ पर रुक्ष गुण से, और बढ़ने की वजह से आपको संधि बात हो गया, तो आपका परहेज यहाँ बस वो रुक्ष गुण वाला परहेज है। आप कफ कारक चीजें आप खा सकते, ठीक है। अगर आपका आम बात है तो रुक्ष गुण वाले कोई भी चीज आप खा सकते हो, लेकिन कफ कारक चीजें आप नहीं खा सकते,
तो सिंपल सा इसकी जो ये बातें हैं, तो इसे तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। एक तरह से परहेज, एक तरह से अनुपान जो है दोष सामक, और जो द्रव्य जो दवाई है वो भी जिस वजह से समस्या हुआ उसके हिसाब से लेना है। तो सिंहनाथ गूगल सुबह शाम 1-1 या 2-2 एक उचित अनुपान के साथ, जो आप जिस कारण से ये आपने समस्या हुआ। दूसरा, आम बातारी रस 250 mg, महावात विध्वंसन रस 250 mg, अग्नि कुमार रस 125 mg। ये आपने दिन में 3 टाइम, ये एक समय का ये एक योग है, रोगी के हिसाब से 2 टाइम या 3 टाइम तक आप इसका, ये आप जो है ना यहाँ पर शहद के साथ आप इसको ले सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि अगर आपको आम बात हुआ है तो आपने पंचकोल काढ़ा का प्रयोग आप करना, ये बहुत जबरदस्त इसका प्रयोग है। पंचकोल काढ़ा हर किसी भी आम बात के जो रोगी है उनको पंचकोल काढ़ा निश्चित आप दे दीजिएगा, बहुत अच्छा काम करेगा। यहाँ पर त्रिफला घृत, पहले स्नेहपान, आभ्यंतर स्नेहपान कराना बहुत अच्छा होता है। स्नेहपान करा करके पहले 7-8 दिन तक पंचकोल जो है, पंचकोल जो काढ़े है उसको देना है, दीपन पाचन आदि होगा। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर त्रिफला घृत का प्रयोग करना है आभ्यंतर स्नेहपान के लिए। फिर थोड़ा सा इसमें स्वेदन और अभ्यंग करके एक बार लूज मोशन करा लेना। लूज मोशन कराने के लिए यहाँ पर आप एरन के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, या लूज मोशन के लिए और भी बहुत सारी मेडिसिन बाजार में अवेलेबल है, उसको भी देख करके करना है। ये आम सामक होनी चाहिए, है ना, ये रुक्षादी गुणों को खत्म करने वाली नहीं हो। ये संधिवात वाला आम बात में नहीं देना, ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इस तरह से अगर आप प्रयोग करते हो तो घुटने में जिस वजह से समस्या हुआ है, विशेष करके 2 ही कारण मैंने बताया, आम बात या संधिवात, तो इनके ऊपर इस स्थिति को देख करके कि क्या हुआ है, क्या बड़ा है, वायु के भी रुक्ष, शीत, लघु, जल, सूक्ष्म, खर और विशद, यह जो वायु का जो स्वभाव है, इनमें से कौन सा स्वभाव वाला गुण के कारण से वो पता चले। रोगी को पूछना पड़ता है कि किस चीज का, इनमें से कौन कौन सी चीजें आपने सेवन किया, क्या कुछ है, पूछना ही पड़ेगा। उसके वजह से फिर आपने ये सारी चीजें, क्योंकि जब हेतु व्याधि का जो हेतु है जब हमें पता चल जाता है तो फिर आसान होता है हमें ट्रीटमेंट चलाने में भी। तो दोस्तों इस तरह से घुटने में अगर समस्या है तो यहाँ संधिवात और जो आम बात है उसके लक्षणों को ध्यान में रख करके अगर इस तरह से आप चिकित्सा लेते हो तो निश्चित आपको इसका लाभ मिलता है। तो दोस्तों आज का वीडियो तो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, आने वाले समय में इसी तरह के आपके सवालों का मैं जरूर जवाब दूंगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले समय में जो कोई भी इस प्रकार के अच्छा टॉपिक, जो आयुर्वेदिक सिद्धांत, आयुर्वेदिक मूल सिद्धांत के आधार पर मैं आपको एक आसान विधि से, आसान भाषा से समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपको इनमें से कोई बात समझ में नहीं आया तो जरूर आप प्रश्न करके यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इससे आप जरा शेयर भी कीजिएगा, लाइक करिए, और अगर बुरा लगता है तो आप फिर डिसलाइक भी कर सकते हो। ये तो खैर आपकी ऊपर बात है। तो खैर मैं तो अपने हिसाब से जितना मैं जानता हूँ उतना मैं आपको बताने का और समझाने का प्रयास करता हूं। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे दीजिए विदा। जय श्री राम।